नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पॉलिटी के 2023 की पॉलिटी की पूरी एक कंपाइलेशन वीडियो जो कि इंग्लिश मीडियम में आप सभी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया, बिल्कुल फ्री। इसका हिंदी मीडियम भी पूरा अपलोड किया जा चुका है। हिंदी माध्यम में पूरी तरीके से मैंने आपको पॉलिटी को बहुत डिटेल में समझाया है और यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश मीडियम में नोट्स को प्रॉपरली समझाऊंगी यहाँ पर, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी चीजें समझेंगे। हिंदी की वीडियो में मैंने सबसे ज्यादा हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर इंग्लिश की मीडियम की वीडियो में इंग्लिश में पढ़ेंगे और इंग्लिश में ही सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो समझते हैं यहाँ पर हम लोग हमारे पॉलिटी के लिए पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। पूरी वीडियो को मेरे साथ एंड तक देखिएगा एंड आई एम 100% श्योर सारे फैक्ट्स कवर हो जाएंगे। ये वीडियो में पूरी चीजें समझ में आएंगी और मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली चीज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आप जानते हैं कि हमारा सबसे सुप्रीम लॉ है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर हमें भारत में सारी की सारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर्स, ड्यूटीज, हर एक चीज को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक पूरी कंट्री को चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि हमें अगर पूरी कंट्री को रन करना है तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमें चाहिए जिसमें हमारी सारी की सारी पावर्स के बारे में, ड्यूटी के बारे में, कि सरकार की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए और पावर किसके पास होनी चाहिए। जैसे पार्लियामेंट के पास क्या पावर होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के पास, वाइस प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, कैसा उनका इलेक्शन कमीशन कैसे कहाँ पे काम करेगी, हर चीज के बारे में यहाँ पर किसमें लिखवाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि हमें हर चीज यहाँ पे पता चल जाए कि किस तरीके से काम हो रहा है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था, किसी ने तो आइडिया दिया होगा ना उसको बनाने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का सबसे पहला आइडिया 1934 में एम एन रॉय ने दिया था। लिख लीजिएगा, द आइडिया वाज गिवन बाय एम एन रॉय इन 1934 और फिर उसको जो है अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। और इसको जो प्रॉपरली डिमांड थी इसकी, वो आगे फुलफिल की गई थी। देखिए, अगर सबसे पहले स्टार्टिंग के बिल्कुल टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो ये याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया में 1600 में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में ट्रेड करने के लिए, क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर लेकर के दे केम इन इंडिया। एंड देन इसके बाद से जो यहाँ पर 1765 में जो है, आप लोग जानते हैं, बैटल ऑफ बक्सर होती है। ये बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी जो है दीवानी राइट्स मतलब कि जो पूरा रेवेन्यू और सिविल राइट्स को यहाँ पर ऑब्टेन कर लेती है। जो ये दीवानी राइट्स है वो यहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दिए जाते हैं और उस टाइप से फिर यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, दोहरी सरकार। और यहाँ पर फिर ये पूरा अपना काम कर रहे होते हैं 1773 से लेकर के 1858 तक। यहाँ पर किसका रूल था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बाद 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाता है और उस रिवोल्ट ऑफ 1857 के होने की वजह से 1858 से 1947 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को हटा दिया जाता है और क्राउन का जो रूल है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे जो एक्ट्स की सीरीज हम लोग पढ़ेंगे वो दो सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एक्ट्स पास किए और फिर क्राउन रूल ने कौन से एक्ट्स पास किए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन कौन से एक्ट थे। सबसे पहला एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रेगुलेट करना। देखो, सबसे पहले 1757 में कौन सी बैटल हुई? बैटल ऑफ प्लासी। और इसमें फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो गई। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की जाती है 1765 में, उसके बाद पूरा जो गवर्नमेंट थी वहां पे रॉबर्ट क्लाइव का रूल था और रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत बुरी तरीके से करप्शन किया था। एट एन एक्सट्रीम लेवल उन्होंने करप्शन किया।
उस करप्शन को कंट्रोल में करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लाती है, तभी इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, तभी इसका नाम रेगुलेटिंग रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रही है उसको कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पर जो ग्रेट ब्रिटेन है पार्लियामेंट की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यहाँ पे लेके आती है, जिसके तहत यहाँ पर पार्लियामेंट में पूरा कंट्रोल रखा जाता है। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के मैटर में इंटरफेयर किया था। और इस पोजीशन में गवर्नर ऑफ बंगाल की पोजीशन को हटा के गवर्नर जनरल कर दिया गया था। एंड बाकी जो गवर्नर्स थे, क्योंकि बाकी सब गवर्नर्स हैं, ये गवर्नर जनरल बना दिए गए, और जो बाकी गवर्नर्स जैसे कि बॉम्बे के, मद्रास के, उनको इनके अंडर कर दिया गया। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल जो है वो कौन बने थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बनते हैं बंगाल के। और इसी एक्ट में भारत के फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था? कैलकाटा में 1774 में, जिसमें 1 चीफ जस्टिस थे एंड 3 अदर जजेस थे, जैसे कि सर एलिजे इम्फे फर्स्ट सीजेआई बनते हैं। तो ये फर्स्ट सीजेआई उस समय बनाए गए थे, एलिजे इम्फे। ये फैक्ट्स हम लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फर्स्ट कौन बने थे। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इस एक्ट में और क्या बोला गया था कि जो भी हमारी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किसी भी और के साथ यहाँ पे प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकती, ना ही किसी से कोई गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकती है, ना ही किसी से कोई ब्राइब एक्सेप्ट कर सकती है। इसका बेसिक काम था कि जो कंपनी है वो पूरा कंट्रोल देखेगी अपना, कैसे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की हेल्प से, सीओडी की हेल्प से। ठीक है। पहले सीओडी चलता था, और यहाँ पर गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की काउंसिल के 4 मेंबर्स यहाँ पे पूरा कंट्रोल संभालते थे। लेकिन इसके बाद ही जो इसमें कुछ कमियां थी उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर अमेंडिंग एक्ट आता है, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं, 1781 में, सो दैट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जितने भी डिफेक्ट्स के उनको ठीक किया जा सके। तो यहाँ पर उस डिफेक्ट्स को ठीक कर दिया जाता है, जिसमें ये बोल दिया जाता है कि गवर्नर जनरल और उसकी जो पूरी काउंसिल है, अभी बताया ना गवर्नर जनरल के अंडर एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम करेगी, वो और सुप्रीम कोर्ट दोनों यहाँ पर अपने अपने काम में काम करेंगे। ठीक है। और गवर्नर जनरल जो भी काम करेगा, वो यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट अपना काम देखेगा, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर? ये अमेंडिंग एक्ट। ठीक है। और साथ ही साथ ये बोला गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जितने भी कैलकाटा में रहने वाले लोग हैं सबके ऊपर यहाँ पर जस्टिस रखेगी, ज्यूरिसडिक्शन रखेगी। और साथ ही साथ हिंदू का अगर कोई केस आता है तो उसको हिंदू लॉ के हिसाब से पूरा सॉल्व किया जाएगा, जो हिंदू लॉ है। और अगर मुस्लिम्स का कोई केस आता है तो उसको मोहम्मदी लॉ, शरीयत लॉ के हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। और यहाँ पर गवर्नर की जो काउंसिल थी उनको बोला गया था कि अब बाकी जितने भी और कोर्ट्स हैं, जितने भी भारत में और कोर्ट्स चल रहे हैं, उन सबके लिए रूल्स, रेगुलेशंस और सारी चीजों को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो सारी यहाँ पर गवर्नर और गवर्नर की काउंसिल। तो इस एक्ट में ये चेंज लाया गया। सबसे पहला एक्ट कौन सा है? 1773 का। और आपको एक चीज बता दूं, 1773 के बाद हर साल 20 ईयर्स में एक्ट पास होने थे। यही रूल था कि एवरी 20 ईयर्स में नया एक्ट आएगा, जो कि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी चीजों को बताएगा। बट द थिंग हुआ क्या प्रॉब्लम, बीच बीच में जो एक्ट लाने पड़ गए, क्योंकि कमियां जो थी उनको ठीक करने के लिए नए नए एक्ट लानी थी, तो वो नए नए एक्ट यहाँ पर बीच बीच में लाए गए, जैसे कि 1781 में या 1784 में। इसी में ही आगे फिर 1784 आ जाएगा, जिसमें पिट्स इंडिया एक्ट को पास करवाया जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पर इसीलिए बनाया गया था ताकि जो और यहाँ पर चेंजेस लाने हैं उसको भी हम प्रोवाइड कर सकें। इसमें इन्होंने क्या करा कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी जिसमें 4 मेंबर्स थे, उनकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करके पहले तो 3 कर दिया गया। प्लस साथ ही साथ ये उस समय के जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था यंग पिट्स, वो यंग पिट्स जो है इस एक्ट को लेकर के आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें इन्होंने क्या बोला कि अभी तक क्या चल रही थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सीओडी। अब यहाँ पर पूरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक तो सीओडी और एक बीओसी। सीओडी यहाँ पर क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि सारा कमर्शियल काम को संभालेगी। आप कह सकते हैं कि सी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और सी से कमर्शियल, तो 2 तरीके से संभालेगी। एंड बीओसी इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि प्रॉपर तरीके से सारा पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगी। सो वी कैन से दैट यहाँ पे डबल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट हो गया। एक हो गया सीओडी, जो कि सारा ट्रेड का मैटर्स होगा। ठीक है। सीओडी इज लाइक ट्रेड मैटर्स एंड बीओसी इज लाइक पॉलिटिकल मैटर्स, कि कैसे हमें पॉलिटिकली अप्रोच करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैनेज कर दी गई। और बीओसी जो है यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो सारा सिविल और मिलिट्री मैटर्स को भी देखेगी।
क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? तो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से था, बट एक नई बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट होती है, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो रेगुलेटिंग एक्ट से पहले ही क्रिएट हो चुका था। सो नाउ वी कैन से दैट पिट्स इंडिया एक्ट ने डुअल गवर्नमेंट का नया प्रोसेस स्टार्ट करा। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक पूरा? और इसी एक्ट ने एक नए वर्ड को भी ऐड करा कि जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की टेरिटरीज इंडिया में है, जैसे मद्रास है, बॉम्बे है, पुडुचेरी का कुछ रीजन है, गोवा का रीजन है, काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन उनके अंदर थे, उन सबको अब क्या बोला जाएगा? ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, कि ब्रिटिश के अंडर उनके क्या क्या पोजेशंस है उनको यहाँ पे रखा जाएगा। और गवर्नर की काउंसिल एक और दी गई मद्रास और बॉम्बे में। ठीक है भाई, तो इस तरीके से एक नया एक्ट पास किया जाता है, और जैसे ही ये वाला एक्ट खत्म होता है 1786 का एक और एक्ट पास किया जाता है, जिसके अंदर अभी यहाँ पर अभी तक जो है वो फर्स्ट यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के जाते ही यहाँ पे कौन आ जाते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस वही पर्सन है जो अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी फाइट किए थे। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये पर्सन फाइट किए थे, और ये फिर इंडिया में आते हैं। अमेरिका की जब आजादी खत्म हो जाती है, पूरा वहां पे ओवर होने के बाद ये पर्सन इंडिया आते हैं, और ये यहाँ पर कहते हैं कि भाई गवर्नर जनरल तो मैं बनूंगा ही, पर मुझे कमांडर इन चीफ भी बनाइए। दैट मीन्स अपनी पूरी आर्मी, अपनी पूरी मिलिट्री का भी हेड मुझे ही बनाइए। सो यहाँ पर दो पोस्ट एक ही पर्सन के हाथ में होनी चाहिए, वो इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया, और इनकी बात मान ली गई। इन्होंने बोला और इनकी बात यहाँ पे मान ली गई, और प्लस इनको इस एक्ट में एक और प्रोविजन दिया गया। इन्होंने एक्चुअली दो चीजों की ही बात बोली थी, कि अगर कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई गवर्नर जनरल को कि मेरी जो काउंसिल है वो मेरे अगेंस्ट जा रही है, तो उस काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करना, उनके डिसीजन को हटा करके अपना डिसीजन सुनाने की पावर भी मैं रखता हूँ। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कभी ऐसे सिचुएशन जो रेयरेस्ट आती है, उस सिचुएशन में मैं ये चीज कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट ने ये चीज पास करवा दी। ठीक है, और 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी इस डिमांड्स के साथ में आए, जो उन्होंने दो डिमांड्स यहाँ पे रखी कि ऐसा होगा, तो ये पावर उनको दी गई कि अपने डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। अब वही कमांडर इन चीफ भी होंगे, और उस पर्सन ने आकर के वो गवर्नर जनरल भी बन गए, कमांडर इन चीफ भी बन गए, और यही पर्सन ने जो है लैंड, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश आर्मी, सबको यहाँ पर एक साथ यूनिफिकेशन करा। बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर करे। तो आप कह सकते हो एक्ट ऑफ 1786 के तहत कॉर्नवालिस एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने बीओसी और सीओडी दोनों को हैंडल किया, और प्रॉपर तरीके से हैंडल करके सारी की सारी चीजों को डिस्कस करना शुरू किया। ठीक है भाई, याद हो जाएगा सभी लोगों को ये चीज। अब जैसे ही वाला एक्ट पास हुआ, मैंने आपको बताया था कि आफ्टर एवरी 20 ईयर्स ये वाले जो एक्ट्स हैं वो पास होते जाएंगे। 1773 में पास हुआ, ऐसे ही फिर नेक्स्ट एक्ट जो है 1793 में, ऐसे करते करते आफ्टर एवरी 20 ईयर्स पास होता जाएगा। तो अब यहाँ पे जो एक्ट है ना वो 1793 का है। 20 ईयर्स हो गए ना, अब 1793 का एक्ट पास होगा, जिसमें गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर दी गई बॉम्बे और मद्रास की गवर्नर जनरल के हिसाब से। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस कहे थे ना कि भाई अगर कभी ऐसा होगा कि मैं अपने डिसीजन को ओवरराइड करना चाहूं तो मुझे ये पावर दी जाए, तो हाँ, इनको ये पावर दे दी गई। और ये भी बोल दिया गया कि भाई जो कंपनी है उनको ट्रेड की मोनोपोली दो। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? टॉप पे रखो, उनको मोनोपोली दो, कि वो प्रॉपरली अपना 20 सालों तक ट्रेड प्रॉपर कर सकते हैं। और ये बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं होगा कि जो कॉर्नवालिस ने कहा था कि कमांडर इन चीफ भी होंगे और गवर्नर जनरल भी होंगे, तो ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया था, वो चले गए थे। इसलिए यहाँ पर बोला था कि भाई गवर्नर जनरल, गवर्नर्स, कमांडर इन चीफ किसी को भी अपॉइंट करना है तो क्वीन का अप्रूवल यहाँ पे किया जाएगा, और अगर कभी भी किसी सीनियर ऑफिसर को ऐसे ही अपॉइंट कर दिया गया बिना परमिशन के, सो वहां पर उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। और साथ ही साथ कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको अपने सारे खर्चे निकालने के बाद ब्रिटिश सरकार को हर साल 5 लाख पाउंड जो है यहाँ पर पे करने होंगे। किसी भी हालत में कैसे भी वो पे करे, वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करे या कुछ भी यहाँ पर करते हैं, वो सब उनको यहाँ पर करके पे करके यहाँ पर पूरा पैसा देना होगा। तो ये इन्होंने इस पूरे में डिसाइड किया। ऐसे ही नेक्स्ट एक्ट पास होता है, चार्टर एक्ट 1813 का, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। वो ये कहता है कि भाई जो हमारी कंपनी है उनकी ट्रेड की जो मोनोपोली है उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ब्रिटिश मर्चेंट्स के साथ यहाँ पर
सारे ब्रिटिश मर्चेंट के साथ आप ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, सिर्फ कंपनी का ट्रेड नहीं होगा, किसी भी प्रकार का ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन कंपनी अभी चाइना के साथ और टी का जितना भी ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड में वो संभाल सकती है। सिर्फ ये दिया गया था। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जा चुका है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। साथ ही साथ ब्रिटिश क्राउन जो है वो कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज हैं यहाँ पर, जो भी उन्होंने यहाँ पर वॉर करके डिफरेंट डिफरेंट के साथ किसी भी टाइम पीरियड में और कैसे भी करके उसको अपने अंडर किया है, वो सब ब्रिटिश की ही है पॉलिसीज, वो सब ब्रिटिश के अंडर ही आएंगी। प्लस इन्होंने कहा कि भाई क्रिश्चियन मिशनरीज जो होती हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करने आई थी, वो यहाँ पर अपना ब्रिटिश फ्लैग लेके आई थी, कि ब्रिटिश फ्लैग यहाँ पे लहराए जाएंगे। साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए जो है वो उनको अलाउ कर दिया गया, सेंट जेवियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले भारत में क्रिश्चियन कौन आए थे प्रीचिंग के लिए, प्रीचिंग समझते हैं सब लोग, प्रीचिंग का मतलब होता है कि वो ये चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी प्रमोट की जा सके। तो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए सबसे पहली बार जो भारत आए थे उनका नाम सब लोग लिख लीजिए, सेंट थॉमस। सो क्वेश्चन आता है कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी को स्टार्ट किसने किया था, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट थॉमस। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला था कि हम इंडिया के लिटरेचर, इंडिया की एजुकेशन पे भी पैसा खर्च करेंगे। और यहाँ पे सब लोग लिख लीजिए, 1 लाख रुपए यहाँ पर खर्च किए गए थे, या 1 लाख रुपए बोले गए थे। एक कमिटी कौन थी, जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, एक कमिटी यहाँ पर रखी गई थी। ये कमिटी जो है वो 1 लाख रुपए यहाँ पे स्पेंड करेगी, ताकि इंडिया में लंदन जैसी यूनिवर्सिटीज बनाई जा सके और वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करो, सो दैट इंडियंस को भी हम अपने अंडर काम करवा सके। उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि इंडियंस को अपने अंडर काम करवाना है, तो उसके लिए उन्होंने ये सारी पहल को स्टार्ट करा। उन्होंने बोला कि जो लोकल गवर्नमेंट्स है, पंचायत है, म्युनिसिपैलिटी है, उन पे भी टैक्सेस लगाओ, और अगर वो टैक्सेस नहीं पे कर पाते हैं तो उनको पनिशमेंट भी दो, फाइनेंशियल ग्रांट दो, ताकि इंडिया के लिटरेचर को प्रमोट किया जा सके। 1 लाख रुपए उन्होंने यहाँ पर साइड में रखा था इस पूरे काम के लिए। और इस 1 लाख रुपए को कैसे लगाना है, कहाँ खर्च करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी पे बनाना है, कौन सी एजुकेशन पे खर्च करना है, वो जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर तय करेगी। तो ये वाला एक्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। ऐसे ही अब 20 साल और बीत गए। अब 20 साल जो है यहाँ पर वो 1833 का एक्ट, दोबारा चार्टर एक्ट पास करते हैं, जिसको सेंट हेलेना एक्ट कहते हैं, 1833 का। इसे सेंट हेलेना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय एक आइलैंड, सेंट हेलेना आइलैंड को जो है ब्रिटिश की सरकार को सौंप दिया था उसी समय में। तो उसी समय को जो है सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये चार्टर एक्ट है 1833 का, इसमें ये बोला गया था कि जितने भी पहले लॉज थे, इस एक्ट के तहत उनको एक्ट बोला जाएगा। इस एक्ट के तहत जितने भी लॉज बनाए जाएंगे उनको हम एक्ट के नाम से जानेंगे। और साथ ही साथ जो कंपनी की टेरिटरीज थी, कंपनी का रेवेन्यू का कलेक्शन था, उसको और बढ़ा दिया गया। और अभी याद है मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है वो चाइना और टी के साथ, टी में ट्रेड कर सकती है, चाइना के साथ ट्रेड करेगी और टी में करेगी, जो कि चार्टर एक्ट 1813 में पड़ा था। यहाँ पर ये मोनोपोली भी खत्म कर दी गई। यहाँ पर हर एक के लिए ओपन कर दिया गया कि ट्रेड अगर करना है तो वो किसी के भी साथ, कोई भी ब्रिटिश की अथॉरिटी ट्रेड कर सकती है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं करेगी। साथ ही साथ अब यहाँ पर, अब आप देखो, पहले पोस्ट का नाम था गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। ये 1765 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद आई, सॉरी बक्सर के बाद। उस समय बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव। अब इसके बाद पोस्ट का नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। कौन सी पोस्ट के बाद, कौन से एक्ट के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद। अब इस पोस्ट के बाद जब ये पोस्ट का नाम चेंज हुआ तब वो बनते हैं विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक यहाँ पर वो पर्सन थे जो पूरा बन जाती है, मतलब हेड बन जाती। अब फिर से नाम चेंज होगा, अब बंगाल नहीं, अब पहले तो सिर्फ बंगाल कहते थे हमारे कब्जे में है, अब ये कहेंगे कि भाई पूरा इंडिया के, क्योंकि इस टाइम पीरियड तक उन्होंने बांग्ला, जो पूरा बर्मा का रीजन है, अफगानिस्तान का है, काफी सारे रीजन अपने अंडर करने शुरू कर दिए थे। तो उन्होंने बोला कि अब गवर्नर जनरल इंडिया के बनने की बारी आ गई है। तो उस टाइप में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, और ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे। समझते हो ना, पहले बंगाल के थे और उसी टाइम में फिर ये इंडिया के भी गवर्नर जनरल बन जाते।
सो दैट्स हाउ यहाँ पर इंडिया में फर्स्ट गवर्नर जनरल होते हैं। एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक को बहुत ज्यादा आप कहिए कि एक लिबरल कहा जाता है। इन्होंने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर के इंडिया में बहुत लिबरलिज्म पॉलिसी, सती प्रथा को खत्म करना, विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज, ऐसी चीजों को इंडिया से एबॉलिश करने में बहुत हेल्प करी है। ठीक है, तो ये भी आप इसमें याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स के लिए जो है ओपन कंपटीशन भी भी यहाँ पर लेकर के आए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर अब खुद से अपने काम नहीं करेगी, जो भी यहाँ पे काम होगा वो अब इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी ह्यूज एंड सक्सेसेस इस नाम से चलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे एक्ट के बाद ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है उसने ये पूरी कोशिश करी थी कि क्या किया जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर ये ट्राई कर रही थी कि पूरे तरीके से जो सारी चीजें हैं वो क्राउन के कंट्रोल में धीरे धीरे हर एक्ट के बाद आती रही। और फिर इसी एक्ट में एक नया बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट ऐड किया गया था, वो है फोर्थ एक मेंबर गवर्नर जनरल की काउंसिल में। याद है अभी तक मैंने आपको बताया था 3 मेंबर है गवर्नर जनरल की काउंसिल में। अब यहाँ पे फोर्थ मेंबर जुड़ जाएगा और वो फोर्थ मेंबर लॉ मेकिंग में एक्सपर्ट होगा। और ऐसे एक्सपर्ट जो है लॉ मेकिंग वाले वो फर्स्ट बनते हैं लॉर्ड मैकॉले, और यू कैन से T.B. मैकॉले। ये फर्स्ट ऐसे पर्सन बनते हैं जो कि ऑर्डिनरी लॉ मेंबर बनते हैं। और इसी के तहत भारत में फर्स्ट जो है लॉ कमीशन भी बनाई जाती है, सो दैट इंडिया के जितने भी लॉज हैं उनको एक साथ बनाया जा सके। जो हमारे IPC है, इंडियन पीनल कोड, जिसकी 2 ब्रांचेस हैं, दैट इज CPC और CRPC। CPC क्या है? सिविल पीनल कोड। CRPC क्या है? क्रिमिनल पीनल कोड। ये पूरा तैयार किया जा सके, और लॉ कमीशन यहाँ पे बना दी गई थी। और अभी भी हमारी 22 नंबर की अभी लॉ कमीशन चल रही है, 2023 की मैं बात करूं तो। ठीक है, पहली लॉ कमीशन इस समय बनाई गई। और उसके बाद यहाँ पे लॉ कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बनाई जाती है इंडिया में। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इंडिया में लॉ कमीशन जो बनाई जाती है वो उसके हेड कौन बनते हैं? 1955 में MC सेटलवेड। इन फैक्ट्स को आप नोट कर लीजिएगा, पूरे के पूरे ये फैक्ट्स आप लोगों से सीधा सीधा पूछे जा सकते हैं। कब किसने बनाई, कहाँ पे बनाई, ये ऐसे फैक्ट्स है एग्जाम के लिए। और गवर्नर जो है यहाँ पर मद्रास और बॉम्बे के, उनको लेजिस्लेशन की पावर छीन ली गई, और सारी के सारी पावर किसके हाथ में दे दी गई? जो मेन बंगाल के गवर्नर जनरल, या फिर अब तो वो इंडिया के हो गए ना, उनके हाथ में सारी पावर दे दी जाती है। और लॉ मेंबर मैकॉले गवर्नर जनरल की काउंसिल में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। राइट एवरीवन। अब ऐसे 20 साल कंप्लीट हो गए तो नया चार्टर एक्ट आएगा। अब जो ये चार्टर एक्ट है 1853 का, ये चार्टर एक्ट 1853 का किस टॉपिक पे बात करता है? ये यहाँ पर लास्ट था। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है अब यहाँ पे एक्ट्स खत्म हो जाएंगे। अब सीधा सीधा जो एक्ट आएगा ना इसके बाद वो बाद में ही आएगा। अब यहाँ पर जो है एक्ट इस टाइम पीरियड का जो आता है वो ओपन कंपटीशन की बात करता है। वो कहता है कि भाई गवर्नर जनरल को लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दो। लेजिस्लेशन अपने तरीके से काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपने वे में काम करेगी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो है एक बनानी स्टार्ट कर दी कि डिफरेंट डिफरेंट वे में यहाँ पर काम करेंगे। तो ये इन्होंने सेपरेट भी कर दिए। यहाँ पर इन्होंने काउंसिल में 6 नए मेंबर्स को ऐड करा, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में यहाँ पर 6 मेंबर्स थे पहले, उसमें उन्होंने 12 मेंबर कर दी। अब ये 12 मेंबर कौन कौन से थे इनको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक तो खुद गवर्नर जनरल, एक कमांडर इन चीफ, क्योंकि अभी मैंने बताया कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ तो अलग अलग पोस्ट रहेंगी, ये सेम पोस्ट नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग पोस्ट की तरह काम करेगी। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट आई, और 4 मेंबर्स यहाँ पर गवर्नर जनरल की काउंसिल से भी आए। ठीक है, वो 4 मेंबर जो बताए थे ना अभी वो थे। एक यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का होगा, कैलकटा वाला। एक कैलकटा की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा कोई जो एक जज बैठता होगा, और जिनको 10 सालों का कम से कम सरकार में रहने का, काम करने का एक एक्सपीरियंस होगा, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और नॉर्थ वेस्ट से, उनको यहाँ पर चूज किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रावधान बनाया जाता है, और उस प्रावधान के तहत 12 यहाँ पर जो है मेंबर्स को चूज किया जाता है। और फर्स्ट टाइम आप कह सकते हो ये लोकल गवर्नमेंट से आए थे, दैट मीन्स यहाँ पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से इनको इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो पहली बार जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन आई थी। तो आपको ये मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, यही हमसे पूछा जाता है कि कब ऐसा हुआ था कि लोकल रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव किया गया था। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसी एक्ट के तहत आई थी। ठीक है भाई,
लॉ मेंबर यहाँ पर उनको वोटिंग का भी राइट दे दिया गया था, जबकि 1813 एक्ट के तहत उनको राइट नहीं मिला था वोटिंग का, वो सिर्फ एग्जिस्ट करते थे। बट यहाँ पर लॉ मेंबर बन गए और राइट टू वोट भी उनको ग्रांट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये सब चीजें याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो नंबर था वो भी रिड्यूस कर दिए गए। बाकी इसमें याद रखिएगा, हमसे ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। और इसके बाद हो जाता है इंडिया में रिवोल्ट ऑफ 1857। सो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के होने की वजह से जो है अब नया एक्ट, पहले तो देखो 1773, ठीक है, 1793, 1813, 1833, 1853, ये 2020 ईयर्स में एक्ट आए। बीच में यहाँ पर 1781, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 ये अलग से एक्ट्स आते हैं, सो दैट जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी जो भी मिस्टेक्स थी उसको इम्प्रूव किया जा सके। बिकॉज पहली बारी में जरूर नहीं है कि एक्ट बिल्कुल बिल्कुल ठीक बन जाए, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए हुआ ऐसा। अदरवाइज बीच में कोई एक्ट नहीं आया। लेकिन अब जानते हैं अगला एक्ट जो है वो 1773 में आता, सॉरी 1883 में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिवोल्ट के होने की वजह से जो है ब्रिटिश ने क्या सोचा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अब कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो अब क्या किया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के एक नया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को इंट्रोड्यूस कराया जाए। और इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हमारे भारत में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें यहाँ पर वो क्या टाइटल लेके आती है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल रखती है खुद के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है, ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है, वहां पे इजीली एक्ट ये वाला पास कर जाता है। जबकि जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन डिसराइली, वो बिल्कुल अपोज कर रहे थे कि भाई डायरेक्टली क्राउन रूल करेगी इंडिया में, दिस शुडंट बी डन, ये प्रोविजन नहीं होना चाहिए। बट बाकी और जो पीपल थे, बाकी जो और एमपी थे, वो इस बात पे टोटली अग्री कर रहे थे। एंड दैट्स हाउ यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के पास पावर ट्रांसफर हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया जाता है, एबॉलिश, और जो क्राउन रूल है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाता है। एंड इस तरीके से जो कंट्रोवर्शियल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, जो कि लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे, इस डलहौजी की इस पॉइंट को भी एंड कर दिया जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो ये एक्ट था वो बेटर गवर्नेंस की बात करता था, कि इंडिया में बेटर तरीके से गवर्नमेंट या गवर्नेंस कैसे लाई जा सकती है, ये एक्ट उसके ऊपर भी था। यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन का नाम चेंज करके वाइसराय ऑफ इंडिया भी कर दिया गया। और वाइसराय जो भी यहाँ पे भेजे जाएंगे, वो कौन भेजे जाएंगे, वो डायरेक्टली जो ब्रिटिश क्राउन है उनकी तरफ से काम करेंगे। और उस समय जो वाइसराय बनाए गए थे उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और एक नया ऑफिस भी क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा सीक्वेंस में आपको स्टोरी वाइज बता रही हूँ, लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब क्रिएट हुआ और कब हट गया था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक नई पोजीशन आती है, जो कि यहाँ पर ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक एमपी होगा। ब्रिटिश के कैबिनेट का एमपी होगा, जो सारी रिपोर्ट किसको देगा, ब्रिटिश के पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स को जाके पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा, उनके लिए सारी चीजें करेगा। और इस टाइप के हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, लॉर्ड स्टैनले बॉल्डविन। ये नाम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एंड इसी सिस्टम में जो है सीएजी, कैग पढ़ा है सब लोगों ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो भी यहाँ पर क्रिएट किए गए थे। और भारत के फर्स्ट कैग बनते हैं सर एडवर्ड ड्रमोंड। लिख लो सब लोग इस नाम को, ये आपको बहुत कम बुक्स में और नोट्स में ये फैक्ट्स मिलेंगे। आई वोंट ऑल ऑफ यू कि आप इसको जरूर नोट कीजिए। और इस पूरे सिस्टम ने जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम आया था, डुअल गवर्नमेंट मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था ना, पिट्स इंडिया एक्ट से आया था, बीओसी सीओडी करके बोला था, याद कर लीजिएगा, वो खत्म हो गया। क्योंकि अब जितनी भी पावर थी ना सारी सीओडी की, सब कुछ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में आ गई थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव बन के रूल करेगा, जिनके अंडर 15 मेंबर की काउंसिल काम करेगी, उनको एडवाइस करने के लिए, एडवाइस करेगी, काम हेल्प में करने को, सारी चीजें देखेगी, ठीक है भाई, सारा काम ये देखेगी। तो ये सब चीजें डिसाइड किए गए थे, और इस एक्ट के 1858 एक्ट में ये सारी बातें लिखी गई थी। तो आप ये कह सकते हो कि 1858 का एक्ट जो है वो प्रॉपरली जितनी भी मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। और जैसे ही एक्ट खत्म होता है, नेक्स्ट हमारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसमें अभी तक कौन थे, अभी तक होम मिनिस्टर, मिलिट्री के लिए वही कमांडर इन चीफ, लॉ के लिए आपको बताया था ना, लॉ मेंबर मैकॉले बने थे, रेवेन्यू ये चल रहे थे, ठीक है,
यहाँ पर अपना रूल कर रहे थे। अब इसमें फिफ्थ मेंबर जो है वो फाइनेंस का भी ऐड कर दिया गया था। अभी तक 4 मेंबर्स ऑलरेडी थे वहां पर, होम, मिलिट्री, लॉ और रेवेन्यू के लिए, बट अब फाइनेंस का एक मेंबर ऐड हो गया, और कुछ टाइम बाद जाके सिक्स्थ मेंबर भी ऐड हो जाता है, जो कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ध्यान देगा। और यहाँ पर अब इन्होंने डिसाइड करा कि एक काम करते हैं कि इंडियंस को भी हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अभी तक जब भी कोई लॉ बनाना होता था, या ये जो वाइसराय की पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये देखो वाइसराय की पूरी एग्जीक्यूटिव है, ये जो लोग आप देख रहे हो ना नाम, ये सारे 6 यहाँ पर, ये वाइसराय की पूरी जो जहां पर भी लिखा आता है ना काउंसिल, वाइसराय काउंसिल, वो ये है वाइसराय काउंसिल। तो अब ये वाइसराय की जो पूरी काउंसिल है, इसमें एक सिक्स्थ मेंबर भी ऐड हो जाएगा, और फिफ्थ भी हो गया और सिक्स्थ भी हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि चलिए अब हम थोड़ा सा अपनी काउंसिल को हम और भी ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, और इसमें कुछ इंडियंस को भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और ये जितने भी लोग होते थे, इनको 2 सालों के लिए अपॉइंट किया जाता था। अब इसमें 6 तो हैं ये मेंबर, बाकी इसमें 6 से 12 और भी एडिशनल मेंबर्स होंगे जिनको हम 2 सालों के लिए अपॉइंट करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से इन्होंने 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनवाइट करा, जिनके नाम थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इन लोगों को यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने, या फिर उस समय के गवर्नर या वाइस राय लॉर्ड कैनिंग ने इनवाइट करके बना दिया यहाँ पर। और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, मतलब जो लॉ बनाएगी, कहाँ पर, बंगाल में अलग से बना दी गई, एक बंगाल में, एक नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, और एक पंजाब में। आप ईयर्स इसको याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये काउंसिल है उनका एस्टैब्लिशमेंट कर दिया गया। ठीक है भाई, यहाँ पर इस तरीके से वाइसराय या फिर जो गवर्नर जनरल है वो ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस समझते हैं, ऑर्डिनेंस क्या होता है कि अगर मान लीजिए कभी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बैठी हुई है, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में अपना वो काम नहीं कर रही है, तो उस टाइम पीरियड में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बना दी जाएगी। ऑर्डिनेंस जो है वो एक इमरजेंसी या फिर कभी अर्जेंसी के समय जब लॉ बनाया जाता है, उस पावर को हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कहते हैं। ठीक है, और कभी भी गवर्नर जनरल की काउंसिल ने कोई भी एक्ट पास किया है, अगर उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वो एक्ट पसंद नहीं आता है, तो कभी भी उस एक्ट को यहाँ पर डिसॉल्व किया जा सकता है, अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कोई भी एक्ट पास करते हैं तो। ठीक है भाई, और इस तरीके से नेक्स्ट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, जो यहाँ पर ये कहता है कि अब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसमें एक्स्ट्रा 9 मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, और सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसमें 24 मेंबर्स होंगे, जिसमें सिर्फ 5 ही इंडियंस होंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक प्रोविजन इसी एक्ट के तहत यहाँ पे पास करवा दिया गया, और ये वाला एक्ट जो है वो आप अगर नहीं भी पढ़ के जाएंगे चल जाएगा, बिकॉज इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं अभी तक। बस शॉर्ट शॉर्ट में आप इनको पढ़ लीजिए। बस ये है कि इस पूरे के पूरे एक्ट के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम को अपॉइंट किया गया, इलेक्शन यूज नहीं किया गया था, बट इलेक्टोरल वर्ड जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। फिर इसके बाद मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, विच इज ऑल्सो नोन एज मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोरले मिंटो कैसे, मोरले उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो पोस्ट जो कि 1935 में क्रिएट की गई थी, और मिंटो उस समय के वाइस राय थे। तो लॉर्ड मोरले उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो उस समय के वाइस राय थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिएट की गई। और गोपाल कृष्ण गोखले, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, पॉलिटिकल मेंटोर ऑफ गांधी जी, एंड गांधी जी ने इनके ऊपर बुक भी लिखी थी। क्या था बुक का नाम जो गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले पे लिखी थी? बुक का नाम था धर्मात्मा गोखले। तो यहाँ पर गोखले जो है वो मोरले से इंग्लैंड में मिले थे, जहां पर उन्होंने यहाँ पर इस रिफॉर्म्स को लाने की बात भी कही थी। और मिंटो से यहाँ पर जो है वो आगा खान, जिन्होंने मुस्लिम लीग की जो है इस्टेब्लिशमेंट करी थी, उन्होंने यहाँ पर बात करी थी कि भाई हमें मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करनी है, कि मुस्लिम्स के लिए हमें सेपरेट इलेक्शंस चाहिए, ये भी उन्होंने बोला था। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स उनको प्रोवाइड करवा दिए गए। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब होता है कि सेपरेशन से, सेपरेट तरीके से इलेक्शंस होंगे, मतलब जिसमें जो पीपल इलेक्टेड होंगे और जो यहाँ पर वोट दे रहे होंगे, दोनों ही यहाँ पर कौन होंगे, मुस्लिम्स होंगे। तो यहाँ पर एक सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन मिल गया था, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज भी बाद में बढ़ा दिया गया था, 16 मेंबर से 60 तक कर दिया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बोल दिया गया था कि
अगर कभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में सवाल जवाब किए जाते हैं तो यहाँ पर आपसे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कभी भी बजट आता है तो। ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पुट अप करना, सवाल जवाब वो सब कर सकते थे। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडिया को एसोसिएट किया गया था, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे इंडियन बने थे जो कि वाइसराय के काउंसिल को डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं। वो जो क्या बनते हैं, यहाँ पर लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं। लॉ मेंबर आपको याद है ना, 1813 वाले एक्ट के, 1833 एक्ट के तहत आए थे। और ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, कम्युनलिज्म को लेकर के आने वाले लॉर्ड मिंटो कहे जाते हैं कि भाई मुस्लिम मेंबर्स सिर्फ मुस्लिम वोटर्स द्वारा ही इलेक्ट किए जाएंगे। तो ये एक प्रोविजन सेपरेट इलेक्टोरेट का ये लेकर के आए थे, और इस एक्ट के तहत कम्युनलिज्म को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है। और जितने भी कॉमर्स यूनिवर्सिटी जमींदार है वहां पर भी रिप्रेजेंटेशन अलग से करवा दी जाएगी। तो इस टाइप से इसको एक्ट को ऐड कर लिया गया। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसके बाद आता है, जो कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। देखो भाई, जैसे कि अभी आपने मोरले मिंटो के नाम से पढ़ा, सेम उसी टाइप में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस कराए गए। मॉन्टेगू उस समय के कौन थे? उस समय के एसओएस थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और चेम्सफोर्ड उस समय के वाइसराय थे। दोनों मिलकर के वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लेके आते हैं, इसलिए बोल दिया जाता है। और 1917 में, 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ना, भारत में एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार सरकार बनाने का है, इसलिए ये वाला एक्ट वो लेकर के आए। उन्होंने बोला कि भाई हम सेपरेट इलेक्टोरेट सबको दे रहे हैं। अभी तक किसके पास था? सिर्फ मुस्लिम्स के पास, जो मुस्लिम लीग ने डिमांड करी थी आगा खान की डिमांड पे। अब यहाँ पर जो है सेपरेट इलेक्टोरेट सबको दे दिया गया, सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस। आप देख सकते हैं कम्युनलिज्म को कितना ज्यादा यहाँ पर बढ़ावा दे दिया गया है। और ये बोला कि प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेस पे आपको फ्रेंचाइजी भी मिलेगी, और हाई कमिश्नर यहाँ पे बनाई गई लंदन, इंडिया के लिए लंदन में। ठीक है। तो कि ताकि सारा जो काम है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पे ना करे, कुछ वहां पर भी काम करने के लिए प्रावधान दिया जा सके। पब्लिक सर्विस कमीशन बोला गया। पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर जो है ली कमीशन के कहने पर मानी गई थी। और फाइनली 1 अक्टूबर 1926 में सिविल सर्वेंट्स के लिए अलग से सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई दी गई, जो कि आज यूपीएससी बन चुकी है। आज वो यूपीएससी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बनी थी आर्टिकल 315 के तहत। पर ये जो है अलग से भी बना दी गई थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये दो बॉडीज जो है वो अलग अलग पॉइंट में ऐसे करके बना दी गई थी। तो ये दो बॉडीज है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इससे सीधा सीधा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी बॉडी है, क्या उसका नाम है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ऐसी बॉडीज यहाँ पर एस्टैब्लिश कर दी गई थी। यहाँ पर सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट बजट सेपरेट कर दिए गए। साथ ही साथ यहाँ पर दो लिस्ट थी, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड लिस्ट। ट्रांसफर्ड लिस्ट क्या होती थी? ट्रांसफर्ड लिस्ट में जो भी सारे रूल्स लिखे होंगे वो गवर्नर अपने हिसाब से देखेंगे। रिजर्व्ड लिस्ट में यहाँ पर गवर्नर और गवर्नर की काउंसिल दोनों मिलके देखेंगे। इसे कहते थे डायआर्की, दोहरी सरकार, डायआर्की सिस्टम। एंड बाई कैम्बरलिज्म भी। बाई कैम्बरलिज्म का मतलब क्या होता है कि दो तरीके से गवर्नमेंट बनेगी। दो गवर्नमेंट कैसे बनेगी? जैसे कि दो हाउसेज हो जाएंगे। ठीक है, दो हाउसेज, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस बनेगा। तो दो हाउसेज यहाँ पर सेपरेटली जो है बना दिए जाएंगे, और दोनों हाउसेज के जो मेंबर होंगे उनमें इलेक्शंस होंगे। आज भी इंडिया में बाइकैमरलिज्म एग्जिस्ट करता है, आप सभी लोग जानते हैं। वो जो है 6 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो इस पूरी की पूरी कमीशन को, जो भी इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, उसकी कितना ये इम्प्रूवमेंट हुई है उसको चेक करने के लिए जो है यहाँ पर साइमन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। जो ये साइमन कमीशन है वो यहाँ पर आई थी भारत में, आप लोग जानते हैं, जिसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, तो इंडियंस ने कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया था। और इस साइमन कमीशन का जो प्रोटेस्ट चल रहा था लाहौर में, इस प्रोटेस्ट की वजह से जो है हमारे बहुत ही काबिल जो एक फ्रीडम फाइटर थे लाला लाजपत राय की भी डेथ हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर एक एक्ट और आता है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सबसे बड़ा एक्ट था, और इसी एक्ट की वजह से इंडिया में बहुत सारे पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बहुत बड़ा एक्ट था, दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया था 1935 का। एक तो देखो बर्मा सेपरेट हो गया था ना इससे, तो ये दो एक्ट में आया था। एक 1935 का जिसमें 321 सेक्शन, 14 पार्ट्स, 10 शेड्यूल्स थे। और एक बर्मा एक्ट 1935, क्योंकि इस एक्ट के तहत बर्मा गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, दैट इज म्यांमार। और ये बर्मा इंडिया से तो सेपरेट हो जाता है, लेकिन
बर्मा जो है इंडिया में किस नाम से जाना जाएगा फिर? 1937 में वो सेपरेट होता है। 35 एक्ट में लिखा होता है बट सेपरेशन 1937 में होती है। अब यहाँ पर ये बोल दिया गया था, जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज आई थी और साइमन कमीशन आए थे, सबके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पास हुआ था। इसमें बोला था कि ऑल इंडिया लेवल पे फेडरेशन बनाई जाएगी, जिसमें 3 लिस्ट होंगी: फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये आज भी एग्जिस्ट करती है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट के नाम से। ऐसी लिस्ट होगी फेडरल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, जिसमें उस समय 59 आइटम्स थे। प्रोविंशियल लिस्ट में सारी प्रोविंसेस 54 आइटम्स के साथ, और कंकरेंट में 36 आइटम्स के साथ यहाँ पे ये बनाए जाएंगे। ठीक है। और डायआर्की जो थी ना, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स की, वो यहाँ से हटा दी गई थी। और उसके अलावा बाई कैमरलिज्म लेके आए थे। बाई कैमरलिज्म मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और हाउसेस दो रहेंगे यहाँ पर। एक का नाम था फेडरल असेंबली और एक का काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये यहाँ पर दो जो है बनाई जाएगी। ऐसे ही एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत में, वो 1 अप्रैल 1935 को एग्जिस्टेंस में आता है। बर्मा सेपरेट हो जाता है, म्यांमार, लेकिन ये इफेक्ट में अप्रैल 1937 में आता है। और आपको याद है जो मैंने आपको बताया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस क्रिएट किया गया था 1858 में, रिवोल्ट के बाद, इस ऑफिस को सस्पेंड कर दिया जाता है। अभी तक ये ऑफिस एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब जो है इस एक्ट के बाद उस ऑफिस को हटा दिया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो क्रिएट कब हुआ? 1858 में। रिमूव कब हुआ? 1935। एक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे कि कब कब हुआ। और ऐसे ही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, अभी तक देखो सुप्रीम कोर्ट की, इफ आई टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट, कब आता है? रेगुलेटिंग एक्ट। और अभी तक फेडरल कोर्ट के नाम से इसको बना दिया गया 1 अक्टूबर 1937 को। और उस समय जो है फर्स्ट जज बनते हैं सर मॉरिस गायर, एंड दो और जज बनते हैं सर शाह मोहम्मद सुलेमान एंड MR जयकर। सो यही वाला जो है सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी तक फंक्शन करता है। और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आर्टिकल नंबर 124 के अकॉर्डिंग 28 जनवरी 1950 तक ये पूरा काम करता है। और फिर ये अपना काम करता है और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट आज के समय का बना दिया जाता है। एंड फाइनली हमारा लास्ट एक्ट आता है यहाँ पर, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो कि इंडिया को इंडिपेंडेंस ग्रांट किया था। इस पर्टिकुलर डेट आप सभी जानते हैं, ये हमारी इंडिपेंडेंस की जो है वो डेट है। इसमें यहाँ पर पोस्ट में आता है। उस समय जो क्लीमेंट एटली थे, प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, उन्होंने इस बिल को 28 फरवरी 1947 को पास किया था। और यहाँ पर जो पार्टीशन की डिमांड थी मुस्लिम लीग ने जो करी थी, वो इसमें एक्सेप्ट कर ली गई थी। एंड दैट्स हाउ इंडिया एंड पाकिस्तान केम इन एग्जिस्टेंस। तो अलग अलग यहाँ पर बनते हैं। माउंटबेटन प्लान भी उसी समय आया था। और ये इस तरीके से इस एक्ट के तहत जो है सारी की सारी चीजें, वाइसराय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सब एबॉलिश कर दिया गया था। और सारी की सारी जो चीजें हैं वो किसके हाथ में आ गई थी? इंडिया का खुद का। और एम्परर ऑफ इंडिया, टाइटल ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, सब कुछ यहाँ से हटा दिया गया था। और जितनी भी सिविल सर्विसेज की जो पोस्ट थी वो भी हटा दी गई थी। राइट। तो ये सब भी याद रखिएगा, इस पूरे एक्ट में ये सारी चीजें करवा दी गई थी। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप इंडिया ज्वाइन करो, या आप पाकिस्तान चले जाओ, या इंडिपेंडेंट रहो। उस समय जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन हुआ क्या कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है, उन्होंने इस चीज को चेंज कर दिया कि आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, या तो आप इंडिया ज्वाइन करो या पाकिस्तान ज्वाइन करो। ऑलमोस्ट सबने यहाँ पर मान लिया था। सिर्फ बचे कौन थे? कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। और यहाँ पर जूनागढ़ जो है उसको जो है यहाँ पर रेफरेंडम समझते हैं। रेफरेंडम क्या होता है? लोगों से वोटिंग कराना। लोगों से वोटिंग करा करके जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, वो यहाँ पर चाहता था कि पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए, लेकिन वो शामिल इंडिया के साथ हो जाता है। हैदराबाद के साथ जो है हमारे वल्लभ भाई पटेल जो है, वो ऑपरेशन पोलो परफॉर्म करते हैं। और उसके तहत हैदराबाद जो है वो इंडिया का पार्ट बन जाता है। लेकिन कश्मीर के साथ यहाँ पे पूरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जाता है, और दैट्स हाउ कश्मीर भी हमारा पार्ट बन जाता है। और इन सब के बाद जो है फाइनली इंडिया जो है वो आजाद होता है। और ये था पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सारे एक्ट्स यहां तक कंप्लीट करेंगे। इस पूरे को आप लोग नोट करेंगे, सारी की सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है।